हेलो एंड वेलकम टू द केमिस्ट्री क्लास वंस अगेन। आज हम पढ़ रहे हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट्स यानी अभिक्रिया मध्यवर्ती में मुक्त मूलक यानी फ्री रेडिकल्स के बारे में कुछ बातें। सबसे पहले जान लेते हैं कि फ्री रेडिकल्स के अभिलाक्षणिक गुण या जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं। देखिए, फ्री रेडिकल्स आर कार्बन एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स विद एन ऑड और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यानी मुक्त मूलक वो कार्बन एटम है या फिर वो एटम्स का समूह है जिस पर कि एक ऑड यानी विषम इलेक्ट्रॉन या फिर एक अनपेयर्ड या अयुग्मित इलेक्ट्रॉन स्थित हो। ये अनस्टेबल स्पीशीज़ होते हैं अधिकतर, और संरचना के ऊपर निर्भर करता है कि वो स्टेबल भी मुक्त मूलक हो सकते हैं। इतने स्टेबल होते हैं कि वो रिएक्शन ही ना करें, लेकिन कुछ ऐसे भी हो सकते हैं कि बहुत जल्दी रिएक्शन करें। तो इनका लाइफ टाइम यानी कि स्टेबिलिटी जो होती है वो एक दूसरे से काफ़ी भिन्न होती है, निर्भर करती है कि उसके साथ कौन से समूह लगे हुए हैं, जुड़े हुए हैं केंद्रीय कार्बन के साथ। दीज आर फॉर्म्ड बाय होमोलाइटिक फिशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स। तो ये जो फ्री रेडिकल या मुक्त मूलक होते हैं वो कोवेलेंट बॉन्ड जो कि दो इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा बना हुआ होता है। देखिए, मान लीजिए दो एटम्स उनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है, तो उसमें दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे और उनका समांशी विखंडन यानी बराबर बराबर अगर विभाजन हो इस इलेक्ट्रॉन पेयर का, यानी एक जो एटम है वो एक इलेक्ट्रॉन को ले जाए और दूसरा एटम दूसरे इलेक्ट्रॉन को ले जाए, ऐसी स्थिति में जो स्पीशीज़ बनेगा वो या स्पीशीज़ बनेंगे वो फ्री रेडिकल या मुक्त मूलक होंगे। तो वो होमोलाइटिक फिशन के द्वारा फ्री रेडिकल्स यानी मुक्त मूलक बनते हैं। फ्री रेडिकल्स आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर। फ्री रेडिकल्स जो हैं वो पैरामैग्नेटिक होते हैं, यानी मैग्नेटिक फील्ड की ओर उसकी ओर ये आकर्षित अट्रैक्ट होते हैं। फ्री रेडिकल्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। देखिए, फ्री रेडिकल जैसे मान लीजिए कार्बन फ्री रेडिकल है और उसके ऊपर फ्री रेडिकल है यानी एक उसमें अनपेयर्ड या अयुग्मित इलेक्ट्रॉन या ऑड इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर है। तो ऐसी स्थिति में इस पर कोई आवेश, कोई चार्ज नहीं होगा, ना प्लस चार्ज होगा ना माइनस चार्ज होगा। तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल यानी अनावेशित स्पीशीज होते हैं फ्री रेडिकल। देयर आर 7 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल। क्योंकि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात ही करेंगे तो इस वीडियो में तो कार्बन अगर फ्री रेडिकल है तो उसके बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। होने कितने चाहिए? 8। तो एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है बाह्यतम कोश में। तो यानी ये इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीशीज होगा। तो हम जो दूसरा अभिलाक्षणिक गुण या नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक हम फ्री रेडिकल यानी मुक्त मूलक का कह सकते हैं वो है कि फ्री रेडिकल्स आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। फ्री रेडिकल जो हैं वो इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीशीज होते हैं। हमने देखा था कि कार्बोनियम आयन जब हमने पढ़ा था तो उसमें देखा था कि वो कार्बोनियम आयन 3 प्रकार के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। इस बात के ऊपर निर्भर करते हुए कि ये जो प्लस चार्ज है वो प्राइमरी कार्बन पे है, सेकेंडरी कार्बन या टर्शरी कार्बन पे है। ठीक उसी प्रकार जो मुक्त मूलक हैं वो भी 3 प्रकार के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। तो वो निर्भर करता है, डिपेंड करता है कि किस प्रकार के कार्बन पर वो ऑड इलेक्ट्रॉन यानी बंधित इलेक्ट्रॉन, ऑड इलेक्ट्रॉन या फ्री इलेक्ट्रॉन किस किस प्रकार के कार्बन पर है। देखिए, यहाँ पर क्योंकि ये प्राइमरी कार्बन पर ये फ्री रेडिकल या ऑड इलेक्ट्रॉन या विषम इलेक्ट्रॉन स्थित है तो ये प्राइमरी फ्री रेडिकल हुआ। उसी प्रकार से ये सेकेंडरी फ्री रेडिकल हुआ क्योंकि इस स्पीशीज़ में आप देख सकते हैं एग्जाम्पल में कि ये सेकेंडरी कार्बन है और उसके ऊपर उस पर ये फ्री रेडिकल इलेक्ट्रॉन या ऑड इलेक्ट्रॉन, विषम इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर स्थित है, तो ये सेकेंडरी फ्री रेडिकल। और इसी प्रकार से ये टर्शरी कार्बन है और उसके ऊपर ऑड इलेक्ट्रॉन या विषम इलेक्ट्रॉन स्थित है, तो ये टर्शरी फ्री रेडिकल हुआ। फ्री रेडिकल्स आर रिप्रेजेंटेड एज दिस। तो फ्री रेडिकल को हम इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं, जिसमें हम कार्बन की बात कर रहे हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 3 बंध कार्बन पर लगे हुए हैं और जो रेडिकल है इस प्रकार उसके इस कार्बन के ऊपर प्रदर्शित किया गया है।
आइए जानते हैं फ्री रेडिकल की संरचना के बारे में। फ्री रेडिकल के दो प्रकार के स्ट्रक्चर्स या संरचना होती है। पहला जो टाइप ऑफ स्ट्रक्चर हमारे स्क्रीन पे दिख रहा है वो है प्लैनर ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर। प्लैनर यानी समतलीय, ट्रायंगुलर यानी त्रिकोणीय। समतलीय त्रिकोणीय संरचना है वो इसलिए क्योंकि जो केंद्रीय कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है इस प्रकार की संरचना में। Here in this structure the central carbon is sp2 hybridized। तो जो केंद्रीय कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, इसीलिए इसके जो तीन बंध हैं, तीन सिग्मा बंध हैं जिस पे तीन समूह लगे हुए हैं, वो तीनों एक प्रकार के भी हो सकते हैं, एक दूसरे से भिन्न भी हो सकते हैं। तो ये जो तीनों बंध हैं, तीनों सिग्मा बंध, एक एक सिग्मा बंध दो इलेक्ट्रॉन के से बना हुआ है। और ये जो इसके अंदर यानी एक दो तीन, इनमें 6 इलेक्ट्रॉन्स इसमें यूज़ हुए हैं। तो यहाँ आप जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देख रहे हैं तो ये जो तीन इलेक्ट्रॉन्स sp2 हाइब्रिड संकरित ऑर्बिटल में हैं वो इन तीनों बंध के बंधों के 3 इलेक्ट्रॉन पेयर यानी कुल टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स को ये प्रदर्शित कर रहा है, 6 इलेक्ट्रॉन्स को प्रदर्शित कर रहा है। The 3 sigma bonds on the central carbon are in the same plane। ये तीनों समतलीय हैं, एक ही तल पर हैं। सिग्मा बंध जो केंद्रीय कार्बन से जुड़े हुए हैं या केंद्रीय कार्बन बना रहा है। एंड प्योर p ऑर्बिटल इज परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन। तो जिस तल पर ये तीनों समूह हैं सिग्मा बंध से बंधे हुए, उसके परपेंडिकुलर, उसके लंबवत 90 डिग्री एंगल पर एक p ऑर्बिटल है जो यहाँ pz के द्वारा प्रदर्शित किया गया है, जो कि अनहाइब्रिडाइज्ड है, असंकरित है। और इसी ऑर्बिटल पर एक ऑड इलेक्ट्रॉन, विषम इलेक्ट्रॉन या अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इसी पर स्थित है। तो ये इस जो pz वाले इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में इस प्रकार से यहाँ प्रदर्शित किया गया है। द प्योर p ऑर्बिटल हैज़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑन इट। तो ये जो असंकरित जो प्योर p ऑर्बिटल है pz के द्वारा जैसे यहाँ दिखाया गया है, उस पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और उसको हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में इस प्रकार से दिखाया है। तो कुल मिला के जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो है sp2 6 और pz1। तो इस प्रकार से इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी हम प्रदर्शित कर सकते हैं। दूसरे प्रकार की संरचना जो मुक्त मूलक की होती है वो पिरामिडल संरचना है। पिरामिडल संरचना की खास बात यह है कि इसमें जो केंद्रीय कार्बन है, यानी केंद्रीय कार्बन वो कार्बन जिस पर ऑड इलेक्ट्रॉन या फ्री इलेक्ट्रॉन स्थित है, विषम इलेक्ट्रॉन है, वो जो केंद्रीय कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। द सेंट्रल कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लाइज इन द sp3 ऑर्बिटल। तो यहाँ इस केस में जो sp3 ऑर्बिटल की संख्या होती है 4 और क्योंकि उसको एक s और 3 p ने मिलकर बनाया हुआ होता है, तो ये 4 ऑर्बिटल्स में से 3 पे तो सिग्मा बॉन्ड्स हैं, देखिए ये 3 सिग्मा बॉन्ड्स हैं, और जो चौथा sp3 ऑर्बिटल है उसमें एक अनपेयर्ड यानी अबंधित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, विषम इलेक्ट्रॉन इस पर स्थित है, यानी ये फ्री रेडिकल या मुक्त मूलक है। हम जानते हैं कि जो sp3 ऑर्बिटल की जो संरचना होती है वो चतुष्फलकीय यानी टेट्राहेड्रल कार्बन होता है ये, लेकिन टेट्राहेड्रल में केवल 3 पर ही बंध बना हुआ है, चौथे पर बंध नहीं है। तो जो संरचना है उसमें ये तीनों समूह और कार्बन जो है वो सम्मिलित है। तो ये जो 3 समूह और कार्बन ये आपस में मिलाकर एक पिरामिड की तरह संरचना बना रहे हैं, जैसा कि आप इस फिगर में, इस डायग्राम में आप देख रहे हैं, स्ट्रक्चर में आप देख रहे हैं। तो इसी वजह से जो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो पिरामिड की तरह होता है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है, और उसके जो चौथे sp3 ऑर्बिटल में एक फ्री रेडिकल स्थित होता है। ऐसी स्थिति में, इस कंडीशन में हम इलेक्ट्रॉनिक जो कन्फिग्रेशन है उसको इस प्रकार से लिख सकते हैं
sp3 में तीन जो ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन युग्मित इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इन तीन सिग्मा बंध की वजह से हैं, और ये जो चौथा sp3 ऑर्बिटल है जो कि सिग्मा बंध में नहीं और इसके बंध नहीं बना रहा है और इस पर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, उसको इस प्रकार से यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। तो इस पिरामिडल संरचना का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, उसको sp37 के द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है या जाता है। जब आप नोट्स बनाएं तो वीडियो को पॉज करते हुए बनाएं, समझें और फिर वीडियो को पॉज करें और उसके नोट्स बनाते हुए समझते हुए चलें। फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स। अब हम जानते हैं, चलिए, कि जो फ्री रेडिकल है वो किस प्रकार से बनते हैं। तो जो सबसे पहला मेथड जब हम अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं वो है इलेक्ट्रोलाइटिक डीकॉम्पोजिशन, यानी वैद्युतीय अपघटन, जो कि कोल्बे इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन का एग्जांपल यहाँ पर है। कार्बोक्सिलेट आयन का अपघटन हो रहा है इलेक्ट्रोलाइसिस की वजह से के कारण। तो ये सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है, किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट है, इलेक्ट्रोलाइसिस उसको किया गया तो जिस पर ये एनायन और कैटायन प्राप्त हुए। ये जो कार्बोक्सिलेट एनायन है वो एनोड पे जाकर एक इलेक्ट्रॉन त्यागता है, जिसकी वजह से एक मुक्त मूलक प्राप्त होता है। देखिए, ये जो चार्ज है वो माइनस चार्ज है, वो दो इलेक्ट्रॉन से बना हुआ है। एक इलेक्ट्रॉन यानी अगर इसमें से एनोड पे रह जाता है या एनोड पर ये दे देता है तो उसके पास एक इलेक्ट्रॉन ही बचता है, तो वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन या फिर ऑड इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री रेडिकल कहलाएगा या बनाता है। तो ये जो फ्री रेडिकल है इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है, यानी ये जो कार्बन और एल्काइल ग्रुप का जो बंध है इसमें दो इलेक्ट्रॉन्स हैं। एक इलेक्ट्रॉन इन कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में चला जाता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन एल्काइल ग्रुप अपने ऊपर ले लेता है। यहाँ नोट कीजिए कि जो दोनों तीर के निशान मैंने बनाए हैं वो आप नोट्स पर बनाएंगे, और ये दोनों तीर के निशान जो हैं वो अर्धशीर्ष या हाफ हेडेड एरो हैं। हाफ हेडेड इसलिए क्योंकि अगर वो एक इलेक्ट्रॉन का विस्थापन दिखा रहे हैं। यदि दो इलेक्ट्रॉन्स मूव होते हैं ऐसी स्थिति में, दो इलेक्ट्रॉन्स विस्थापित होते हैं ऐसी स्थिति में डबल हेडेड एरो का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि हमने जब रिएक्शन इंटरमीडिएट्स पढ़ रहे थे तो उसके एकदम स्टार्टिंग में पहले वीडियो में हमने इस चीज़ को पढ़ा था। आइए देखते हैं फ्री रेडिकल्स को बनाने की या उसको प्राप्त करने की दूसरी विधि। दूसरा मेथड जो हम अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं वो है होमोलाइटिक फिशन ऑफ पेरोक्साइड्स और एजो कंपाउंड्स बाय हीट और लाइट, यानी जो पेरोक्साइड है या एजो कंपाउंड्स हैं उनका होमोलाइटिक फिशन समांशी विखंडन किसके द्वारा, हीट या लाइट के द्वारा, ताप या प्रकाश के द्वारा। तो ये देख सकते हैं कि जो पहला एग्जांपल है वो एजो कंपाउंड का है, क्योंकि यहाँ पर दो नाइट्रोजन आपस में एक दूसरे से बॉन्डेड हैं, तो इस प्रकार के कंपाउंड को एजो कंपाउंड कहते हैं। और ये जो एग्जांपल हमने लिया हुआ है एजो आइसोब्यूटाइल नाइट्राइल का लिया हुआ है, जिसका शॉर्ट फॉर्म AIBN है। तो इसमें देखिए जो अर्धशीर्ष तीर के निशान हैं वो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट दिखा रहे हैं। कार्बन नाइट्रोजन बंध के दो इलेक्ट्रॉन्स एक नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में मूव कर गया या डिस्प्लेस हो गया, और दूसरा इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर डिस्प्लेस या विस्थापित हो गया। इसी तरह से यहाँ जो कार्बन नाइट्रोजन बंध के दो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक कार्बन पर डिस्प्लेस या विस्थापित हो जाता है, दूसरा नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में विस्थापित हो जाता है, जिस वजह से ये बॉन्ड भी टूट जाता है और ये बॉन्ड भी टूट जाता है, और यहाँ पर एक नए बंध का निर्माण होता है जिससे कि N2 मॉलिक्यूल बनता है। और क्योंकि कार्बन के ऊपर एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ रहा है, आप देख ही सकते हैं तीर के निशान के द्वारा जो कर्व्ड एरो नोटेशन उसके द्वारा यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। तो दो मुक्त मूलक इस प्रकार से प्राप्त होते हैं, और ये रिएक्शन जो होती है वो हीट या लाइट की वजह से होती है।
इसी प्रकार से एराइल एल्काइल पेरोक्साइड, पेरोक्साइड इसलिए क्योंकि ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड है, और यहाँ पर एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा है, क्योंकि अगर एक ऑक्सीजन कम होता तो वो ईथर होता, और ईथर पे एक और ऑक्सीजन लग गया और ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, इसलिए ये पेरोक्साइड कहलाएगा। इस पेरोक्साइड का जो ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड है वो हीट या लाइट पर उपस्थिति में ये जो बॉन्ड है वो टूट जाता है। इस बंध के जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक इस ऑक्सीजन पर गया और दूसरा दूसरे ऑक्सीजन पर गया, जैसा कि इन हाफ हेडेड एरो यानी अर्ध शीर्ष तीर के निशान के द्वारा यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से फिनॉक्सी फ्री रेडिकल बना है, और ये एक क्योंकि अल्काइल ग्रुप है यहाँ पर, तो अल्कॉक्सी फ्री रेडिकल का निर्माण हुआ है। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि एजो डाई बेंजोइल पेरोक्साइड है ये यहाँ पर, ये एग्जाम्पल, और इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स का ये जो कार्बन ये जो ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड है उसके दो इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से विस्थापित हो जाएंगे, जैसा कि ऊपर वाले एग्जाम्पल में हुआ है। उसी प्रकार से दो तीर के निशान आप यहाँ बनाएंगे ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के ऊपर, वक्र तीर अर्धशीर्ष तीर के निशान बनेंगे यहाँ पर, और जिससे हीट या लाइट की उपस्थिति में प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगी, जिससे ये दो फ्री रेडिकल्स हमको प्राप्त हुए, और इन फ्री रेडिकल्स का फर्दर डिकम्पोजिशन हो जाएगा हीट या लाइट की उपस्थिति में, और कार्बन डाइऑक्साइड इसमें से निकल आएगा, और इस प्रकार से दो हमको फ्री रेडिकल्स प्राप्त होते हैं। ये जो दो बॉन्ड हैं इनमें जो इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट है वो दिखाया गया है। ये जो ऑक्सीजन के ऊपर जो लोन इलेक्ट्रॉन है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, वो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में शिफ्ट हो गया। यहाँ इस कार्बन और फिनाइल ग्रुप का जो या बेंजीन जो न्यूक्लियस है या फिनाइल ग्रुप के बीच में जो बंध है उसके दोनों इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट हो रहे हैं, तो ये बंध टूट रहा है, और एक इलेक्ट्रॉन ये फिनाइल ग्रुप ले रहा है, दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में शिफ्ट हो रहा है, जो कि हाफ हेडेड कर्व्ड जो नोटेशन है, कर्व्ड एरो नोटेशन, वक्र तीर का निशान जो है उसके द्वारा यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। तो इस प्रकार से हमें भी मुक्त मूलक प्राप्त होते हैं। आइए देखते हैं एक और विधि जिसके द्वारा हम मुक्त मूलकों की प्राप्ति कर सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि रेडॉक्स रिएक्शन है। यहाँ कॉपर जो है वो उसका प्लस वन स्टेट से वो प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट में यानी ऑक्सीडाइज हो गया है, और इसी के साथ जो ये पेरोक्साइड है वो फ्री रेडिकल इस प्रकार से और ये एनायन प्रदान कर रहा है। ये जो फ्री रेडिकल है वो फर्दर डिकम्पोज हो जाएगा, जैसा कि हमने इससे पहले वाले एग्जाम्पल में देखा है, और हमें एल्काइल फ्री रेडिकल इससे प्राप्त हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड इसमें से निकल जाएगा। तो ये रिएक्शन आप फर्दर करके दिखा सकते हैं। इससे पहले वाले स्लाइड में जो हमने किया हुआ है उसी को यहाँ पर आप रिपीट कर सकते हैं। आइए देखते हैं हम रिएक्शंस ऑफ फ्री रेडिकल्स, अभिक्रियाएं मुक्त मूलकों की, उसके बारे में जानते हैं। Formation of a new free radical by abstraction of hydrogen or any other small atom। तो एक नए मुक्त मूलक का निर्माण हो सकता है, और वो मुक्त मूलक का निर्माण होता है जब कि फ्री रेडिकल जो है वो किसी दूसरे मॉलिक्यूल से एक छोटा एटम निकाल के ले लेता है, और जिससे एक नया निकाल लेता है और एक नया फ्री रेडिकल बनता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ फिनाइल रेडिकल है और ये क्लोरीन मॉलिक्यूल है। क्लोरीन मॉलिक्यूल में से एक क्लोरीन एटम इसने ले लिया, क्लोरीन, और उसका एक इलेक्ट्रॉन उसके साथ उसने आपस में बॉन्ड बनाया, जिससे कि ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल प्राप्त हुआ। और इन जो क्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड है, क्लोरीन एटम्स के बीच में जो बॉन्ड है क्लोरीन मॉलिक्यूल में, उसके जो इलेक्ट्रॉन्स है दोनों बराबर बराबर अगर होमोलाइटिक फिशन के द्वारा ही ये इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनता है, तो एक नए फ्री रेडिकल का निर्माण यहाँ हो रहा है। उसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि एक फ्री रेडिकल ने ये एल्केन के साथ इसने रिएक्शन किया। एल्केन के पास एक हाइड्रोजन को इसने एब्स्ट्रैक्ट किया, यानी इसमें से निकाल लिया अपने लिए, जिसकी वजह से एक नए फ्री रेडिकल का बनना हुआ, क्योंकि
ये जो कार्बन हाइड्रोजन बंध है वो दो इलेक्ट्रॉन का बंध है और एक इलेक्ट्रॉन के साथ यहाँ पर बॉन्ड बना, और तो ये एल्काइल ग्रुप जो है उसके पास एक इलेक्ट्रॉन रह गया, यानी नया मुक्त मूलक न्यू फ्री रेडिकल बनता है। दूसरा रिएक्शन जो है हम देख रहे हैं, फ्री रेडिकल में स्टार्ट या प्रोपागेट चेन रिएक्शन। तो मुक्त मूलक जो है वो श्रृंखला अभिक्रिया को भी प्रारंभ कर सकता है, यानी प्रोपगेशन रिएक्शन कर सकता है, चेन रिएक्शन शुरू कर सकता है। और एडिशन रिएक्शन के द्वारा हम ये एग्जांपल को यहाँ पर देख रहे हैं। ये एल्कीन है जिसमें द्विबंध है, और ये एल्काइल फ्री रेडिकल है, और इस पे जाके ये जुड़ा अपने एक इलेक्ट्रॉन के द्वारा, और एक इलेक्ट्रॉन इस बंध का यहाँ पर CH2 के ऊपर आ गया। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, इस प्रकार से आप दिखा सकते हैं इसको। अगर तीर के निशान के द्वारा दिखाना चाहें, एरो के द्वारा, कर्व्ड एरो के द्वारा, वक्र तीर के द्वारा दिखाना चाहें, तो आप देख सकते हैं एक नया फ्री रेडिकल यहाँ पर बनता है। इसी प्रकार से ये फ्री रेडिकल जो है एक और एल्कीन मॉलिक्यूल के साथ डबल बॉन्ड वाले यौगिक के साथ जुड़कर ये श्रृंखला लंबी से लंबी होती जा रही है। तो श्रृंखला संचरण का कार्य या प्रोपगेशन, चेन प्रोपगेशन का कार्य फ्री रेडिकल करता है। कॉम्बिनेशन विथ अदर फ्री रेडिकल्स टू फॉर्म अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल। ऐसा भी हो सकता है कि दो फ्री रेडिकल आपस में जुड़ जाएं, ऐड हो जाएं और एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल वो प्रदान करें। यहाँ दो एग्जांपल्स हैं जिसके द्वारा हम इस रिएक्शन को देख सकते हैं। आइसोमराइजेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स टू यील्ड मोर स्टेबल फ्री रेडिकल। आइसोमराइजेशन यानी समावयवी दूसरा बन जाता है, और वो जो समावयवी बनता है वो आइसोमर जो बनता है वो 1-2 शिफ्ट के द्वारा भी बन सकता है, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं इस स्क्रीन पे कि एक जो फ्री रेडिकल है उसका जो दूसरा रूप जो बनेगा वो उसमें से ही जो फ्री रेडिकल है उसमें से ही कोई एक जो ग्रुप है वो दूसरे एटम पे शिफ्ट हो जाए तो नया आइसोमर बनता है। आप ये देख सकते हैं कि ये इस बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर ये CH2 के साथ यहाँ पर जाए तो ये रेडिकल यहाँ पर शिफ्ट हो। ये इसको दूसरा दूसरा बेहतर तरीका जो दिखाने का है वो ये कि एक रेडिकल के साथ ये यहाँ पर बंध बनाए और दूसरा रेडिकल जो है, दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है इस कार्बन के ऊपर रह जाए। तो आप इस प्रकार से भी इसको दिखा सकते हैं, यानी इस बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन्स को आप यहाँ दिखा सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर गया और दूसरा इलेक्ट्रॉन के साथ इसने CH2 के साथ बंध बनाया। तो वो बेहतर तरीका है तीर के निशान के द्वारा या एरो के द्वारा इस शिफ्ट को दिखाने का। तो कुल मिला के ये जो C6H5 ग्रुप है वो यहाँ से शिफ्ट होकर इस CH2 में गया, जो कि इस तीर के निशान के द्वारा यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि प्राइमरी फ्री रेडिकल से टर्शरी फ्री रेडिकल का निर्माण हुआ, क्योंकि यहाँ ये CH2 के ऊपर है रेडिकल और यहाँ पर टर्शरी कार्बन के ऊपर, तृतीय कार्बन के ऊपर फ्री रेडिकल है, जो कि ये ज़्यादा स्टेबल है और ये कम स्टेबल है, इसीलिए ये 1-2 शिफ्ट हुआ है। डिस्प्रपोर्शनेशन विषमांशी अभिक्रिया है, और इसमें आप देख सकते हैं कि दो फ्री रेडिकल आपस में मिलकर दो नए मॉलिक्यूल बना रहे हैं, और उनमें से एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है और दूसरे पर डबल बॉन्ड है। अगर आप हाइड्रोजन की संख्या गिनते हैं तो ये टोटल 5 हाइड्रोजन है, इसमें मल्टीप्लाइड बाय 2 यानी 10 हाइड्रोजन है। तो आप यहाँ देख सकते हैं 6 यहाँ पर है और 4 यहाँ पर है। हाइड्रोजन की संख्या सेम है, लेकिन दो नए न्यूट्रल मॉलिक्यूल का निर्माण इस अभिक्रिया के दौरान हुआ है। आइए देखते हैं स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल के ऊपर जो है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको आप ध्यान से देखिए। फ्री रेडिकल्स आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज जस्ट लाइक कार्बोकैटायंस। कार्बोकैटायन में जैसे इलेक्ट्रॉन न्यूनता है उसी तरह से फ्री रेडिकल में भी इलेक्ट्रॉन न्यूनता है। कार्बोकैटायन में या कार्बोनियम आयन में 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है और फ्री रेडिकल में 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो इसमें दोनों में समानता ये है, कार्बोनियम आयन या कार्बोकैटायन और फ्री रेडिकल्स के बीच में ये समानता है कि दोनों इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीशीज़ हैं, और इसीलिए जो फैक्टर, जो कारक कार्बोकैटायन को स्टेबल करते हैं वही फैक्टर फ्री रेडिकल को भी स्टेबल या स्थायित्व प्रदान करते हैं। स्मॉल साइज फ्री रेडिकल्स आर मोर अनस्टेबल एंड मोर रिएक्टिव। कार्बोकैटायन का
फ्री रेडिकल का जो साइज़ होगा वो उसका आकार जितना छोटा होगा वो उतना ही अधिक अनस्टेबल या अस्थायी होगा और उतना ही अधिक अभिक्रियाशील यानी रिएक्टिव होगा। If the surrounding atoms or groups are 12 times bigger in size than the central carbon atom, यानी जो कार्बन है जिसके ऊपर फ्री रेडिकल है उस पे 3 ग्रुप्स हैं और तीनों ग्रुप का आकार इतना बड़ा है कि वो जो केंद्रीय कार्बन है उससे 12 गुना कम से कम बड़ा है। ऐसी स्थिति में द सेंट्रल कार्बन एटम द फ्री रेडिकल बिकम्स अनरिएक्टिव। ऐसी स्थिति में जो फ्री रेडिकल जो सेंट्रल कार्बन एटम पर जो फ्री रेडिकल स्थित है वो अनरिएक्टिव या अभिक्रियाशील नहीं रहता, अभिक्रिया नहीं प्रदर्शित करता, यानी वो बहुत ज़्यादा स्थायी अधिक स्टेबल हो जाता है, बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाता है यदि उसके जो ग्रुप्स हैं वो कार्बन के आकार के 12 गुना या उससे ज़्यादा बड़े होते हैं। तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा। फैक्टर्स अफेक्टिंग स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स। तो फ्री रेडिकल्स के जो कारक हैं जो फ्री रेडिकल को स्थायी करते हैं वो फैक्टर्स हम आज पढ़ते हैं। देखिए 4 फैक्टर्स हैं जो हम पढ़ेंगे, वो है इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस और नॉन क्लासिकल रेजोनेंस। तो एक एक करके इन चारों को देख लेते हैं। हाइपर कॉन्जुगेशन आपको इससे पहले वीडियोस में आपने पढ़ा ही है कि हाइपर कॉन्जुगेशन तब पाया जाता है जब असंतृप्त निकाय या अनसैचुरेटेड सिस्टम के साथ अल्फा हाइड्रोजन हो। तो यहाँ पर हमारा असंतृप्त जो सिस्टम है वो कार्बन रेडिकल है और कार्बन रेडिकल असंतृप्त इसीलिए माना जाएगा क्योंकि इसमें 8 इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं हैं और इसकी वजह से इस अल्फ़ा हाइड्रोजन की वजह से ये देखिए ये कार्बन है जिसके साथ जुड़ा हुआ जो पहला कार्बन होगा उसे अल्फ़ा कार्बन कहा जाएगा। तो इस एग्जाम्पल में 3 अल्फ़ा कार्बन हैं और एक एक अल्फ़ा कार्बन पर 3 हाइड्रोजन है। जितने अल्फ़ा हाइड्रोजन होंगे उतने ही हाइपर कॉन्जुगेटिव संरचनाएं होंगी। तो ये 3 + 3 + 3 6 9 3 + 3 6 + 3 9 9 अल्फ़ा हाइड्रोजन है तो टोटल 9 हाइपर कॉन्जुगेटिव संरचनाएं होंगे और इफ़ द नंबर ऑफ अल्फ़ा हाइड्रोजन इज़ ग्रेटर देन मोर हाइपर कॉन्जुगेशन विल बी पॉसिबल एंड स्टेबिलिटी विल बी ग्रेटर। यानी जितने ज़्यादा अल्फ़ा हाइड्रोजन की संख्या होगी उतने ही अधिक हाइपर कॉन्जुगेशन होगा और उतने ही अधिक हाइपर कॉन्जुगेटिव संरचनाएं बनेंगी और उतना ही अधिक स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। तो इस तरह से ये हाइपर कॉन्जुगेटिव संरचनाएं बन रही हैं। देखिए 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र 1 बॉन्ड ट्रांसफ़र होता है, ये बॉन्ड यहाँ ट्रांसफ़र हुआ और आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन जो है वो इस तरह से एक एक हाइड्रोजन नो बॉन्ड रेजोनेंस के द्वारा या हाइपर कॉन्जुगेशन के द्वारा इस संरचना के साथ बंधा हुआ है, फ्री नहीं है क्योंकि अगर फ्री होता तो इन दोनों संरचनाओं के बीच में हम प्लस का निशान लगाते। ये इसके साथ ही जुड़ा हुआ है तो ये संरचनाएं बन रही हैं। ये टोटल 9 जो स्ट्रक्चर्स बनेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन के और इन स्ट्रक्चर्स के बारे में हमने बहुत पहले की वीडियोज़ में हमने पढ़ाई इसकी कर रखी है। इसी तरह से हम देखते हैं कि ये जो है प्राइमरी फ्री रेडिकल है, ये टर्शरी फ्री रेडिकल है, उसमें 9 संरचनाएं 9 स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं। प्राइमरी फ्री रेडिकल है, इसमें 1 अल्फ़ा कार्बन है और इसमें 3 हाइड्रोजन्स हैं। तो 3 हाइड्रोजन्स यानी 3 हाइपर कॉन्जुगेटिव संरचनाएं। तो ये इसकी स्टेबिलिटी होगी ज़्यादा, इसकी होगी कम। इस प्रकार से हम देख सकते हैं जो मिथाइल फ्री रेडिकल है इसमें कोई भी अल्फ़ा कार्बन नहीं है और अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए इसमें कोई हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होगा और ये सबसे इन तीनों की अगर की हम स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो इन तीनों में भी सबसे कम इसकी स्टेबिलिटी होगी और वैसे भी मिथाइल फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी सबसे कम होती है। नेक्स्ट जो है कारक वो है रेजोनेंस या अनुनाद। अनुनाद के द्वारा इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन होता है और या विस्थापन होता है। इसके लिए डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड यानी ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड यानी संयुग्मित द्विबंध या आप कह सकते हैं कॉन्जुगेटेड द्विबंध की श्रृंखला की आवश्यकता होती है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जितना अधिक रेजोनेंस होगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होगा
उतने ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे और उतना ही ज़्यादा स्थायित्व होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जितने ज़्यादा विस्थापित यानी डीलोकलाइज होते हैं, जितना अधिक डीलोकलाइजेशन है उतना ही ज़्यादा स्टेबिलिटी है। तो यहाँ हमने ये एग्जाम्पल एक लिया है। देखिए यहाँ पर एल्कीन का एग्जाम्पल लिया, उसमें फ्री रेडिकल है और आप देख सकते हैं कि इसमें दो संरचनाएं रेजोनेंस के द्वारा बन रही हैं। इसी प्रकार से हमने यहाँ एक एरोमेटिक सिस्टम का फ्री रेडिकल लिया है। देखिए ये प्राइमरी फ्री रेडिकल होने के बावजूद इसमें, क्योंकि बेंजीन रिंग का ये जुड़ा हुआ है इसके साथ, तो आप देख सकते हैं कि बेंजीन रिंग में रेजोनेंस के द्वारा जो इलेक्ट्रॉन का विस्थापन है वो ऑर्थो, पैरा और ऑर्थो, इस तरह से तीन पोजीशन पे रिंग पे इलेक्ट्रॉन का विस्थापन है। 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, क्योंकि ये संरचना और ये संरचना यानी ये दोनों स्ट्रक्चर सेम है। तो टोटल 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं। जितने ज़्यादा बेंजीन रिंग जुड़े हुए होंगे यहाँ पर, तो उतने ज़्यादा यहाँ पर डिलोकलाइजेशन होगा। यहाँ पर 7 इस एग्जांपल में 7 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि बहुत ज़्यादा बड़े आकार के अगर समूह हो तो इसकी प्लानरिटी यानी इसकी समतलीयता ख़त्म होती है, और प्लानरिटी ख़त्म होते ही रेजोनेंस भी ख़त्म हो जाता है, कि क्योंकि रेजोनेंस के लिए समतलीय संरचना की ज़रूरत होती है। तो अगर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है तो इनके ऊपर भी बहुत समूह जुड़े हुए होते हैं बेंजीन रिंग के ऊपर, तो उसकी जो प्लानरिटी समतलीयता जो है वो समाप्त होगी और रेजोनेंस नहीं हो पाएगा। इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखिएगा। अंतिम फैक्टर जो हम स्टेबिलिटी का पढ़ रहे हैं वो है नॉन क्लासिकल रेजोनेंस। नॉन क्लासिकल रेजोनेंस इसको इसलिए कहा गया है क्योंकि हमने अभी अभी देखा कि रेजोनेंस के लिए ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड की श्रृंखला यानी संयुग्मित द्विबंध की श्रृंखला की ज़रूरत होती है। इस एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कोई डबल बॉन्ड तो है ही नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी रेजोनेंस हो रहा है। ये एक जो एक्सियल पोजीशन पे या ब्रोमो ग्रुप जुड़ा हुआ है। ब्रोमो ग्रुप पे ब्रोमो जो एटम है उस पे 6 इलेक्ट्रॉन्स यानी 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं, अबंधित इलेक्ट्रॉन युग्म हैं इसके अंदर। और आप देख सकते हैं कि इस वलय के इस कार्बन पर, ये सेकेंडरी कार्बन है, उसके ऊपर ये इलेक्ट्रॉन पेयर है। और आप इलेक्ट्रॉन है मुक्त मूलक है, पेयर नहीं, इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यानी मुक्त मूलक है इसके ऊपर। और ये जो मुक्त मूलक है ये और ब्रोमो ग्रुप का एक इलेक्ट्रॉन आपस में मिलकर एक नया बॉन्ड बनाते हैं। और इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये जो ब्रोमो ग्रुप है वो एक इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है इसने, और एक इधर इस कार्बन के साथ बनाया हुआ है ये इस कार्बन ने। दोबारा देखें, ये जो ब्रोमो ग्रुप है उसने इस कार्बन के साथ बनाया हुआ है, और इसी कार्बन ने जो है यहाँ पर बॉन्ड बनाया है, यहाँ पर बॉन्ड बनाया है। और ये जो कार्बन है ये अगर इस ब्रोमीन के साथ बना देता है बॉन्ड, तो आप देख सकते हैं एक कार्बन ब्रोमो का बॉन्ड, एक ये कार्बन कार्बन बॉन्ड और एक नया कार्बन ब्रोमो बॉन्ड बना, जिसकी वजह से ब्रोमो के ऊपर इलेक्ट्रॉन की कमी आई, क्योंकि अब इसने एक इलेक्ट्रॉन इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनाने के लिए, अपने और इस कार्बन के बॉन्ड बीच में बॉन्ड बनाने के लिए इसने दे दिया, ये नया बॉन्ड बना है। लेकिन क्योंकि उस ब्रोमो ने एक इलेक्ट्रॉन अपना दे दिया तो ब्रोमीन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हुई, और ये जो ब्रोमीन एटम है उसके ऊपर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन या फ्री रेडिकल आ गया, और ये एक नया रिंग यहाँ पर बना। और ये जो उत्पाद बना है ये बाई साइक्लिक यानी 2 चक्र इसके अंदर हैं, 2 रिंग इसके अंदर 2 वलय हैं, तो बाई साइक्लिक यौगिक उत्पाद के रूप में बना है, जिसपे कि एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके अंदर फ्री रेडिकल इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर है। तो इस प्रकार से भी आप देख सकते हैं ये 2 संरचनाएं बन रही हैं, दोनों आपस में रेजोनेंस में है, और इस प्रकार से भी जो फ्री रेडिकल है उसको स्थायित्व प्राप्त होता है। मुझे उम्मीद है आज जो फ्री रेडिकल के बारे में आपको पूरी जानकारी दी गई है ये आपको समझ में आई होगी। वीडियो को पॉज करते हुए नोट्स बनाइएगा, एंड
कोई प्रॉब्लम इसके बावजूद हो तो मुझे पर्सनली व्हाट्सएप कीजिएगा। थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी।